हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक करण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हमारे पास नया चैप्टर आ चुका है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th का पार्ट 1 का बहुत ही आसान चैप्टर है। इसकी सबसे खास बात क्या होती है मैं बताऊं? इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कंटेंट होता है कम, इसके मार्क्स होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे ना तो आपका काम बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर की सबसे एक खास बात और होती है कि यहां पे जो लोगों का जनरल परसेप्शन होता है ना कि वर्क क्या होता होगा, एनर्जी क्या होता होगा, पावर क्या होता होगा, उनका जनरल परसेप्शन बहुत अलग हो जाता है। और जो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो हमें डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं, वो बहुत अलग हो जाती हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में लिंक नहीं बिठा पाते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे आप यहां ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे वर्क लिखा हुआ है। भाई साहब, क्या लिखा हुआ है? वर्क। वर्क का जनरल परसेप्शन लोग समझते हैं कि जो कामकाज करा होगा उसको वर्क बोला होगा। ठीक है, जो हमने काम कर दिया उसको वर्क बोला होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था, जनरल परसेप्शन बहुत अलग होता है और जो फिजिक्स में डेफिनेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स होती हैं, वो बड़ा अलहदा होता है। तो यहां पे अगर आप वर्क के बारे में सोच रहे हैं कि आपका कामकाज जो आपने करा है इसको आप वर्क बोलेंगे, तो ये सरासर गलत चीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल लेना प्रैक्टिकल लाइफ से। जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप खड़े हुए हैं, आपके साथ कूली है, आपके साथ दर्जन भर सामान है। ठीक है, अब वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि जिस ट्रेन से आप जाने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म 1 पे नहीं आ रही है, प्लेटफॉर्म 3 पे आ रही है। तो आपने बोला कूली भैया चलो प्लेटफॉर्म 3 पे चलना है। उन्होंने बोला कि ठीक है 200 रुपए लगेंगे, अपने पास पैसे की कमी नहीं। अपन ने बोला हाँ ठीक है चलते हैं, 200 रुपए दे देंगे। अब आप और आपका कूली पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। कितने रुपए देने चाहिए आपको? 200 रुपए देने चाहिए। सही बात है, बैठ रही बात दिमाग में। अब उसके बाद होता क्या है कि वहां पे अनाउंसमेंट फिर से होती है कि हमें असुविधा के लिए खेद है, प्लेटफॉर्म 3 पे नहीं, प्लेटफॉर्म 1 पे ही वापस आना है। तो अब आप भगे अपने कूली के साथ कि चलो प्लेटफॉर्म 1 पे। अब देखिए होता क्या है, कायदे से यहां जो कूली है वो आपसे कहेंगे कि 200 रुपए वहां तक जाने के, 200 रुपए वहां से आने के, तो अमाउंट हो गया हमारा 400 रुपए। ये है हमारा जनरल परसेप्शन। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप फिजिक्स के लिहाज से इसको सोचेंगे ना, तो दरअसल कूली को आपको पैसे देने नहीं चाहिए, क्योंकि उसने वर्क नहीं करा है। आया आपको समझ? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्क आपके जनरल परसेप्शन पे नहीं चल रहा है। यहां जो आप फिजिक्स में वर्क पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैकेनिकल वर्क है। ये आया आपको समझ? तो मैं वही आपके दिमाग में ये सेट करना चाह रहा हूं कि जनरल परसेप्शन से बहुत अलग है। जनरल परसेप्शन कुछ और होता है और असलियत में जो वर्क करना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क जो करना पड़ रहा है, वो कुछ और होता है। आगे आपको समझ? तो ये था कि जनरल परसेप्शन से इसको आप लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एनर्जी का पार्ट पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में हमको पढ़ना पड़ता है पावर का पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है, इस चैप्टर के अंदर वर्क पढ़ लो, एनर्जी पढ़ लो, पावर पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, वर्क अगर आपने पढ़ लिया, एनर्जी कनेक्टेड है, एनर्जी अगर आपने पढ़ लिया, पावर कनेक्टेड है, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और मैं आपको एक और बात बता के चल रहा हूं कि इस चैप्टर में जहां पर बच्चे अटक जाते हैं वो होता है वेक्टर्स वाला पार्ट, क्योंकि आपने पाप करा होता है वेक्टर्स में। तो मैं जब इसमें आगे बढ़ूंगा तो मैं वेक्टर्स वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर लूंगा, तो आपको परेशानी उस वाले पार्ट में भी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क जनरल परसेप्शन से अलग होता है। चलिए, अब आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो अभी हमने बात करी थी जनरल परसेप्शन के बारे में। कई बार क्या होता है कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे? शब्दों में बह नहीं पाती हमारी भावनाएं। और आपको पता है, आपको कितना भी अच्छे से काम आता हो, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी सारी भावनाएं मन में ही रह जाएंगी, उतर नहीं पाएंगी कॉपी के ऊपर, मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में कंटेंट बहुत सारा होना चाहिए कि अच्छा ठीक है जनरल परसेप्शन क्या होता है, अच्छा ठीक है फिजिकल परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कैसे चैनलाइज करोगे उसका तरीका आपको यहां स्लाइड्स पे दिख रहा है। ठीक है, ये स्लाइड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना वही यहां पे लिखे हुए हैं सही भाषा में। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है जनरल परसेप्शन के अंदर कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन यूज द टर्म्स लाइक वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम हमेशा ये टर्म यूज करते रहते हैं, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, लेकिन वो क्या है बेटा? ये है जनरल परसेप्शन। क्या है ये? जनरल परसेप्शन। ठीक है, अब उसके बाद A person who can put in long hours is said to possess more stamina and more energy. अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है बहुत लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं 4 घंटे लगातार, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर का स्टैमिना बहुत अच्छा है,
तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अगर कोई इंसान ज्यादा काम कर पा रहा है, ज्यादा समय तक काम कर पा रहा है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि भाई स्टैमिना बहुत शानदार है आपका, या आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एनर्जी जो है वो स्टैमिना से रिलेट होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और यहां पे वही लिखा हुआ है कि जो ज्यादा समय तक काम कर पाता है, जो ज्यादा घंटे दे पाता है अपने काम में, उसके लिए कहा जाता है कि उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हुए चलेगा। इफ द गिवन टास्क इज अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो टर्म्स रहते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। तो अकम्प्लिश वर्ड जो है बहुत टेक्निकल टर्म है, इसको अगर आप यूज करते हैं ना, तो इससे होता है क्या है कि आपकी डेफिनेशन बड़ी क्लासी लगती है आपको। ठीक है, आपको पता है स्कूल में डेफिनेशंस अगर आपको अच्छी बनानी है तो आपको टेक्निकल टर्म्स, थोड़े से क्लासी टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, और सिर्फ यूज नहीं करने पड़ेंगे, वो जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना उसका आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट। अगर आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि हमने वो टास्क अकम्प्लिश कर लिया है। ठीक है, अगर गिवन टास्क अकम्प्लिश होता है विद ग्रेट स्पीड, अगर आपने काम बहुत जल्दी कर लिया है, बहुत तेजी में कर लिया है, तो एक बात तो श्योर है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो बात तो माननी पड़ेगी। और उसी को अपन कहते हैं कि भाई इसका पावर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पावर और एनर्जी में आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो उसमें टाइम का कोई लिहाज नहीं होता, टाइम की आप बात नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पावर की बात करेंगे तो पावर के अंदर दो चीजें एक साथ आ जाती हैं, एनर्जी भी आ जाता है और टाइम भी आ जाता है। तो मैं आपको पहले से ही वो 3 पॉइंट्स फिक्स कर रहा हूं आपके दिमाग में। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। वर्क की हमने बात करी और वर्क की बात आगे और भी करने वाले हैं। एनर्जी, स्टैमिना, कितना काम कर पा रहा है। ठीक है, और पावर की जब बात करेंगे तो पावर में दो चीजें एक साथ कनेक्टेड है, एनर्जी भी और टाइम भी। कितनी एनर्जी है, कितना काम कर पा रहा है और कितने समय में कर पा रहा है, ये सब मिला करके बन जाता है पावर। ठीक है, अब इज सेड टू हैव मोर पावर, जो जल्दी काम कर लेता है, ग्रेट स्पीड में काम कर लेता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपको मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। तो इसको जरा अच्छे से देखते हुए चलिएगा। चले, द एग्जैक्ट डेफिनेशंस, जो डेफिनेशंस होते हैं वो अलहदा होते हैं एज वन कंपेयर टू जनरल परसेप्शंस। तो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द थ्री टर्म्स आर रिलेटेड क्लोजली टू द फिजियोलॉजिकल पिक्चर दीज टर्म्स जनरेट इन माइंड। जो आप सोचते हैं इसके बारे में हल्का सा उससे रिलेटेड होता है, लेकिन जब आप ऑन पेपर बैठते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए और डेफिनेशंस लिखने के लिए, तो एग्जैक्टली वो वैसे मैच नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, उसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें अपन एक साथ लेते हुए चलेंगे, उसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए। तो ये था हमारे पास जनरल परसेप्शन, है ना। और यहां पे थोड़ा बहुत हमने बात कर लिया, एक ऊपर तौर से हमने देख लिया है कि एनर्जी क्या होने वाली है, पावर क्या होने वाला है। एनर्जी स्टैमिना से रिलेट होगा और पावर के अंदर दो चीजें एक साथ आने वाली हैं, इसको बिल्कुल छाप लो दिमाग में। पावर के अंदर दो चीजें एक साथ आने वाली है, एनर्जी आने वाला है और टाइम आने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी आने वाला है और टाइम आने वाला है एक साथ पावर के अंदर। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको छोटी सी बात और बता देता हूं जो कि बार बार यूज होती है, और सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एंटायर फिजिक्स की बात कर रहा हूं। एंटायर फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज हैं जो कि ना आपको हेल्प कर देती हैं डेफिनेशन से फॉर्मूला को जनरेट करने में। ठीक है, अब वो दो टर्म्स क्या होते हैं? तो पहला टर्म जो होता है वो होता है रेट। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि आपको एक्स का रेट निकालना है, एक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एक्स मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको एक्स का रेट निकालना है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सवाल में यह कहा गया है कि एक्स को डिवाइड करो टाइम से। किससे डिवाइड करिए? टाइम से। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपको किसी चीज का रेट निकालना है मतलब आप उसको डिवाइड करने वाले हैं टाइम से। ठीक है, जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको 10th का पाप ज्यादा ना हुआ हो तो आपको पता होगा कि करंट को डिफाइन करा गया है एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चार्ज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, इट गिव्स यू रेट, इट गिव्स यू रेट। आगे आपको समझ? तो करंट ही चार्ज का रेट है, मतलब करंट ही चार्ज अपॉन टाइम है। तो अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं टाइम से, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट क्वांटिटी। आपको यह वाली बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात पे आ जाइए। पहला हो चुका है रेट ऑफ दैट क्वांटिटी, दूसरा होता है बेटा ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे अगर आपको किसी चीज का ग्रेडियंट निकालना है, अगेन एक्स को लेकर के आते हैं,
एक्स आप जानते ही हैं। तो अगर आपको एक्स का ग्रेडियंट निकालना है, इसका मतलब आप एक्स को डिवाइड करेंगे लेंथ से। किससे डिवाइड करेंगे? लेंथ से। इसका मतलब ये हुआ क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होता है रेट और एक होता है ग्रेडियंट। अगर आप किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट क्वांटिटी, और अगर आप किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपसे ग्रेडियंट की भी बात हो चुकी है और फिर आपसे रेट की भी बात हो चुकी है। अब जरा यहां पे आगे बढ़ने वाले हैं, अब प्रॉपर आने वाले हैं। ठीक है, एकदम तरीके से वर्क देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, पावर देखेंगे। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप जो भी आपके डाउट होंगे वो आप डालते हुए चलिएगा। कमेंट सेक्शंस को लेकर के हम और हमारी टीम बहुत एक्टिव है। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंटेंट जो होते हैं कमेंट में, वो हम एनालाइज करते हैं और उसी फीडबैक पे हम फिर आगे बिल्डअप करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को अपन बहुत डीप में देखने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, सीधे आ चुके हैं भाई साहब वर्क के ऊपर। ठीक है, अब समझिए कि वर्क क्या होता है। जब तक मैं ये कह रहा हूं तब तक अपने दिमाग में एक इमेज प्रोड्यूस करो कि तुम सोचते क्या हो वर्क के बारे में। ठीक है, काफी लोग क्या सोचते होंगे कि वही यार जो कामकाज करा वही वर्क है। मैंने पहले भी कहा था, जनरल परसेप्शन कुछ और होता है और न्यूमेरिकल अप्रोच में वर्क कुछ और होता है। जनरल परसेप्शन आपका जो कामकाज वाला था वो अलग जाने वाला है और न्यूमेरिकल परसेप्शन कुछ अलग जाने वाला है। तो वर्क को अगर आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, जब सवाल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, तो आप अपनी भावनाएं कैसे प्रकट करेंगे? तो भावनाएं प्रकट करने के लिए गो टू दिस पॉइंट नंबर 1। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से क्या लिखा हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे अपने आप वर्क नहीं हो जाता, अपने आप वर्क नहीं हो जाता। अगर वर्क करना है तो उसके लिए एक फोर्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी। आया आपको समझ? तो अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा तो हम कहते हैं इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी पे वर्क करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेना, जैसे मान लीजिए आप सबने सुना होगा वो न्यूटन वाली कहानी। ठीक है, एप्पल था, गिर गया, है ना। अब एक काम करते हैं, न्यूटन सर को साइड करते हैं, सिर्फ ध्यान देते हैं एप्पल पे और अर्थ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए, अर्थ ने एप्पल को खींचा। ठीक है, जब अर्थ ने एप्पल को खींचा तो एप्पल पे फोर्स लगा, एप्पल पे फोर्स लगा, तो अर्थ ने ये फोर्स लगाया है एप्पल के ऊपर। तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन बाय अर्थ या वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। बिकॉज जिसको पता है उसको पता है और जिसको नहीं पता उसके लिए मैं हूं। ग्रेविटी के लिए एक कहानी होती है कि अगर फोर्स अर्थ अप्लाई कर देता है तो उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटी। ठीक है, जमाने भर में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ग्रेविटेशन कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, सुनना अच्छे से। जमाने भर में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे ग्रेविटेशन कहा जाता है। लेकिन अर्थ और कोई दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ग्रेविटी कहा जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां जब अर्थ ने एप्पल को खींचा नीचे की तरफ तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। फोर्स अप्लाई किसने करा है? तो आप समझ रहे हैं, वर्क हमेशा कोई फोर्स करेगा। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। अब एक और चीज है इसके अंदर, क्या सर वर्क के अंदर सिर्फ फोर्स ही मैटर करता है? नहीं, सिर्फ फोर्स मैटर नहीं करता, एक और चीज मैटर करती है, डिस्प्लेसमेंट। आया आपको समझ? तो वर्क के अंदर सिर्फ फोर्स मैटर नहीं करेगा, फोर्स रहेगा और साथ साथ क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा। देखो पूरा क्या लिखा हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द बॉडी अंडरगोज, कौन सी बॉडी? जिस बॉडी ने फोर्स अप्लाई करा है या जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ है। तो मैं बता रहा हूं, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और उस बॉडी पे काम करने वाला फोर्स। वापस से ध्यान देना, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द बॉडी, जिसने फोर्स को झेला, undergoes some displacement in the direction of applied force। जिस तरफ फोर्स अप्लाई हुआ अगर उस तरफ उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी काउंट होगा। चलिए आपको जरा इसका हल्का सा एक पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है, अब यहां पे अपन एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं,
ये ग्राउंड हमने मान लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है ना। अब इस बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, वो मेरे काम की चीज नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया। मैंने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया है एक फोर्स। मान लीजिए ये फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है इस तरफ F अमाउंट का, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि बॉडी वहीं उचक के चली जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मान लो एक बॉडी है, उसमें एक रस्सी मैंने बांध के रखी है, अब मैं उसको ऐसे खींच रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी कि बॉडी उचक करके ऐसे आ जाएगी। बॉडी जमीन पे स्लाइड भी तो कर सकती है। तो मान लीजिए कि बॉडी स्लाइड करते 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 बॉडी पहुंच गई है यहां पे। अब वापस बॉडी अपने पास ग्रीन कलर की थी, तो बॉडी अब आ गई है यहां पे। आप एक बात नोट कर रहे हैं, यहां पे बॉडी यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट शो कर चुकी है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं रिप्रेजेंट, किससे करते हैं, एस से, और फोर्स को करते हैं एफ से रिप्रेजेंट। कई लोग को डाउट यहां पर भी आता है, सर यूनिट क्या होती है इन चीजों की। आप बेफिक्र रहिएगा, यूनिट्स के लिए अलग से कंटेंट बना के रखा हुआ है, इसी लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है, कौन कौन सी यूनिट होती है, एसआई क्या होता है, सीजीएस क्या होता है। कई लोग और रिफ्रेशर पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा सिर्फ एसआई सीजीएस वाली कहानी नहीं है। फोर्स की यूनिट दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट होती है, ग्रेविटेशनल होती है। फिर एब्सोल्यूट दो तरह की होती है, फिर ग्रेविटेशनल, बहुत तरह की चीजें। तो वो सारी की सारी क्लियर कर देंगे हम, आप बस एक साथ स्लाइड टू स्लाइड चलते रहिए, ठीक है। तो जैसे आपने फोर्स को अप्लाई करा, बॉडी में क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो अब इन दो चीजों को मिला करके वर्क बन जाता है, ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, जो कि बता चुका हूं। When the body undergoes some displacement, ये बता चुका हूं। यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई करा और बॉडी के अंदर क्या आ गया है, बॉडी के अंदर आ गया है डिस्प्लेसमेंट। कितने अमाउंट का आ गया है, एस के अमाउंट का बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। उसके बाद वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। ये आ गया सर यहां पे हीरो, ठीक है। कई लोग यहां पे अटकने वाले हैं, मैं बता रहा हूं, और अटक चुके होंगे मेरे ख्याल में कि यार ये डॉट क्या होता है, ये डॉट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर कहां से आ गया यहां पे। वेक्टर को तो आना ही था, ठीक है। आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, वेक्टर को तो आना ही था। वो तो आपने पुराने पाप कर लिए थे, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी जहां पे आप अटक रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी हम पूरा का पूरा लेते हुए चलने वाले हैं। अभी बस एक दफा 2 मिनट के लिए डेफिनेशन चेक करना, क्या लिखा हुआ है। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज ऑल, ये हमेशा रहेगा, वर्क डन इज ऑलवेज डन बाय सम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, तो पहला क्या होगा, अप्लाइड फोर्स का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, टू द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ सर, अब जरा देखिए, चलिए। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था। अब जरा बताते हैं आपको पूरा की वर्क, यहां पे वर्क कहा किसको गया है। 2 मिनट देखिए, शुरू करते हैं आप, है ना। तो वर्क के लिए एक बात कही गई है कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब फोर्स का किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। और खास बात रखिएगा ध्यान कि ये दो चीजें वेक्टर होती हैं। कौन सी दो चीजें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, ये दो चीजें होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, दिस डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इसमें इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। वर्क को आप डिफाइन कैसे करेंगे, पहली बात ये समझिए, वर्क हुआ कैसे होगा, जब किसी बॉडी ने कोई फोर्स अप्लाई करा होगा किसी दूसरी बॉडी के ऊपर। एक काम करते हैं, दो बॉडी का नाम रख देते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए ने अगर बॉडी बी पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, तो बॉडी बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आएगा यहां पे एस बन करके, और बॉडी बी पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ वो आएगा यहां पर पे एफ बन करके। आगे आपको समझ, चलिए। जब भी आप दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ये आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे आप देख रहे होंगे वर्क इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट है ये, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क होती है स्केलर क्वांटिटी। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। और मैं आपको एक बात और सिखाता हूं,
जब भी आप दो चीजों का डॉट मल्टीप्लीकेशन लेते हैं ना, तो वहां पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता है। और आपको याद होगा कि जब भी आप दो चीजों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो वहां पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता होगा। मुझे समझ में आ रहा है, काफी लोग सोच रहे हैं ये वेक्टर कैसे आ गया। बस 2 मिनट का इंतजार करिए, वेक्टर को अपन वापस से लेकर के आने वाले हैं पूरा डिटेल में। एक बार डॉट समझा दूंगा, एक बार क्रॉस समझा दूंगा, लेकिन अभी डेफिनेशन तो देख लीजिए आप। डेफिनेशन क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। और अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट चल रहा है तो उसके अंदर आता है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब सवाल यह है कि सर फोर्स तो हमने अप्लाई करा, वो हम समझ गए, ओके। एस डिस्प्लेसमेंट बॉडी पे हुआ, वो हम समझ गए। थीटा क्या है, ठीक है, थीटा यहां पे क्या है। एक बात आप समझिए, जब भी आपको फॉर्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है ना, एफ डॉट एस, या अगर ऐसा दिखाई दे रहा है एफ एस कॉस थीटा, तो जो थीटा होगा ना वो एफ का और एस के बीच का एंगल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब भी फॉर्मूला ऐसा आता है आपके सामने, जैसे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे एफ क्या हमने अप्लाई करा है, एस क्या है जिस बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई करा उस बॉडी में क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां सवाल आता है थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा एफ और एस के बीच का एंगल। ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है, यहां फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, बोलो हाँ। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहां पे जा रहा है, बोलो हाँ। अब ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है सर यही आएगा यहां पे कॉस थीटा बन करके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है जब स्केलर प्रोडक्ट की बात होती है और वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये अपने पास आ चुका है वर्क का फॉर्मूला, और यहां पर भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ कॉस थीटा। अब ऐसी कोई बात नहीं है एस को आगे लिखूं या पीछे लिखूं, 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 ही होता है ना। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 ही होता है ना। वही वाली कहानी तो यहां पर है, एफ एस कॉस थीटा लिखो या एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखो, एक ही कहानी हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया है पूरा वर्क का फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है इसकी बात करने वाला हूं। बस एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इस स्लाइड का। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्क का ML2T-2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आप सही जगह पे आ गए हैं। मैं समझ गया हूं कि आपका कॉन्सेप्ट कहां पे हिला हुआ है, उसको हम पूरा लेते हुए चलने वाले हैं। जैसे काफी लोगों ने यहां पे अपना काम खराब करके रखा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर कि ये ML2 वाले क्या फंडे होते हैं, ये चीजों को आप ML2 में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो मैं पूरा बताने वाला हूं, बस ध्यान रखिएगा अपना। चलिए अब आपको बताता हूं कि ये जो पूरा चीज आ रही है ना, ये जो हमने बताया था अभी आपको पूरा ML2T-2, ये आया कहां से था। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, गौर करो। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, याद करो, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जरा गौर करिए, फोर्स की अगर बात की जाए तो फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर्स में। आप समझ रहे हैं, मीटर्स की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मीटर बेसिकली क्या है, मीटर एक तरह का लेंथ है। और अगर आप यहां मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मास, तो इसमें तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, तो मास के लिए हम क्या यूज कर देंगे, सिर्फ m यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, सिर्फ m यूज कर देंगे। और a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। जिसको पता है उसको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर सर, ठीक है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं फंडामेंटल यूनिट्स में, तो मीटर, क्या कोई भी ऐसा पापी हमारे बीच में है जो मीटर को मास से कंपेयर करेगा। आया आपको समझ, मीटर कैसे मास होगा, मीटर तो लेंथ हो जाती है ना। तो यहां पे ये मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया, L अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, L को आप बिल्कुल मत छेड़िएगा और t के स्क्वायर को ऊपर लेकर के आ जाइए, ये हो जाएगा t-2। अब यहां पे इवेंचुअली पूरा जो फॉर्मूला बन रहा है वर्क का, वो क्या बन रहा है, वर्क इक्वल टू, मैंने पहले ही बोल के रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो चुका है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो चुका है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बगल में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या यूज कर दीजिए, एस यूज कर दीजिए। अब जरा इसको अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एम का मतलब यहां पे क्या होता है, मास होता है। डब्बे में
m लिख दो ना, इसी को तो बोलते हैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशंस में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं। ए की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और मैं यहां बता चुका हूं पूरा सॉल्व करके क्या आया था, एल टी माइनस टू। तो यहां पे हम लिख देंगे एल टी माइनस टू, और बगल में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुका हूं, क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, गौर करिएगा अच्छे से, m अकेला है, m तो है सर अकेला सिंगल, l इंटू एल आपको पता होगा, इतने स्मार्ट तो आप हैं, l इंटू एल क्या होता है, l का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ रहा है, t की पावर -2। सर खत्म, आया आपको समझ। ये आ चुका है हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, और यहां पर भी वही लिखा हुआ था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, ml2t-2। तो आपको वर्क का पूरा बता दिया, वर्क की डेफिनेशन बता दी। एक बार वापस देख लीजिए चाहें तो, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। वर्क हमेशा कौन करेगा, बिना फोर्स अप्लाई करे वर्क नहीं होता। और अगर आपने फोर्स अप्लाई कराई किसी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो वर्क के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हालांकि तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स लिखा है और यहां क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और तब जाकर के वो क्या बनता है, वर्क बनता है। ठीक है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, जिसकी मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। तो मैंने लिखा था कि वर्क को डिफाइन करते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर्स के बीच में दो तरह के होते हैं प्रोडक्ट, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है, बिकॉज अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ध्यान रखिएगा, डॉट और क्रॉस अलग अलग चीजें हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे छोड़ो ना, है तो मल्टीप्लिकेशन ही। बेटा मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन दो अलग तरह का है, एक डॉट मतलब स्केलर आंसर आएगा, एक क्रॉस मतलब वेक्टर आंसर आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये वर्क वाली पूरी कहानी होती है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वर्क आपको पूरा बता दिया है, अभी इसमें डीप में और जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपका दरअसल रोड पक्का हो चुका है, आगे तो अपन रेस ट्रैक पे भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई है वर्क के बारे में। अब जरा चलेंगे वर्क से आगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यार वर्क के बाद ना मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा एक बार वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट वाला क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ फोर्स पे तो आएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर के चलते हैं जरा क्वांटिटीज के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, स्क्रीन ले लेते हैं एकदम ब्लैक वाली, है ना, ब्लैक स्क्रीन ले लेंगे, इस पे क्या है सही से पूरी अक्षर जो है वो आपके दिमाग में छापेंगे। ठीक है, अब आ जाइए बेटा, ध्यान से, पूरा फोकस चाहिए, है ना, पूरा फोकस चाहिए, सही से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि यहां पे असलियत में होता क्या है कि वेक्टर का जो पूरा कंटेंट होता है ना वो अलग ही पार्ट होता है। लेकिन मुझे पता है कि वर्क जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर डाउट आते हैं लोगों को, यूजुअली वेक्टर्स वाले, कि डॉट और क्रॉस यहां पे कैसे घुस जाता है, इसलिए मैं आपको डॉट और क्रॉस को अलग से बता रहा हूं पूरा। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सर जब हम बात करेंगे आपसे वेक्टर प्रोडक्ट की तो पहली बात, इस ही टर्म को जरा आप तोड़ दीजिए पहले। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब ऐसा कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए आपको पहले उसके पास वैल्यू होना चाहिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। काफी लोग यहीं पे अटक जाते हैं। ठीक है, कि सर वैल्यू हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेक्टर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है ऐसा, बिकॉज वेक्टर बनने के लिए अगर आप बहुत डीप में सोचेंगे ना तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, उसके पास वैल्यू होना चाहिए, हाँ सर वैल्यू तो हम लेकर के आ जाएंगे। दूसरा, उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डायरेक्शन की सख्त रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के हम कहते हैं कि वो वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइम की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 12 ही बज रहे हैं ना, तो क्या अगर कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप ऐसा बताते हैं कि ईस्ट में 12 बज रहे हैं? नहीं बताते हैं आप ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर
आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होती है कि अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनना है तो उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर वर्क पावर एनर्जी को पढ़ने के लिए क्या ट्रायंगल लॉ को पढ़ना बहुत जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि जब आप वेक्टर के बेसिक पे जाते हैं ना तो एक दफा ट्रायंगल लॉ को भी देख लिया करिए, उससे आपका काम हल्का सा आसान हो जाता है। हालांकि अभी के लिए क्या चाहिए? वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू तो होती है, साथ ही साथ बेटा डायरेक्शन भी होती है, तब जाकर के हम उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लीकेशन। अगर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं दो तरह के, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहीं से आने वाला है डॉट और क्रॉस का पूरा लॉजिक। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास होते हैं दो तरह के। पहला, ध्यान देना बेटा, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और इसी को प्यार से कभी कभी कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, पहला होता है डॉट, दूसरा होने वाला है क्रॉस। पहला जो डॉट है उसका एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा, जो मेरा प्रोडक्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब ठीक इसी का उल्टा, दूसरा जो तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का वेक्टर्स में वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको जरा गौर करते हुए चलिएगा, क्रॉस का एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आगे आपको समझ? चलिए, डॉट और क्रॉस जो नाम रखा हुआ है वो ऑब्वियसली सिंबल पे ही रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स थे ए और बी, आपको निकालना है उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे? ए, और आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एक ऐसा एरो लग जाता है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच में आपने क्या लगा दिया है? डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इट बिकम्स ए डॉट बी, इट बिकम्स ए डॉट बी। अब अगर आप क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में क्या हो जाता है? वेक्टर ए, इसका आप मल्टीप्लिकेशन तो करने वाले हैं वेक्टर बी के साथ, बट ये यहां पे चलने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। आया आपको समझ? तो अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको आंसर मिलता है स्केलर क्वांटिटी। सी के ऊपर एरो लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और यहां अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, अगेन सी मिल रहा है। सी कुछ भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है, बट जो मैंने बोला सी कुछ भी वेक्टर हो सकता है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको आ गया समझ? तो अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं दिखने में ऐसा होता है, अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिखने में सर ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया है पूरा क्लासिफिकेशन वेक्टर का, डॉट का और क्रॉस का। अब जरा डुबकी लगाएंगे अपन इसमें कि डॉट कैसा होता है, पूरा इसका सीन क्या होता है, और फिर डुबकी लगाएंगे हम क्रॉस वाले में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा और उसके बेसिक की पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए, तो आई गेस आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको बताया था पूरा, है ना। अब शुरू करने वाले हैं हम डॉट मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए ध्यान देते हुए चलिएगा, सारा जो आपका डाउट होता है ना डॉट और क्रॉस का, वही यहां पे पूरा क्लियर होने वाला है। तो हम पहले देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या देखने वाले हैं हम? और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्क में तो है, ठीक है। वर्क में तो सर है। अब वर्क में क्यों है? बिकॉज वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और मैंने बताया है दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर प्रोडक्ट दे देता है, स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है आपको आंसर में। अब देख रहे हैं डॉट कैसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चले जरा कलर चेंज करें, है ना। ओके, अब जरा देखिए, ग्राउंड, ठीक है। यहां हमने मान ली एक बॉडी है ना, और इस बॉडी पे क्या हो रहा है कि हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करने वाला। यहां पे मैं क्या कर लेता हूं कि यहां पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, इसको वेक्टर ए मान लेता हूं, और यहां पर एक और वेक्टर अप्लाई कर दिया है, मान लीजिए इसको मान लेता हूं वेक्टर बी। क्या मान लेता हूं? वेक्टर बी। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर
बी। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है? ऑब्वियसली एंगल इज थीटा, जो हम पहले भी देख चुके थे। अब यहां पे क्या होता है, अगर मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाला हूं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर है, भूलना नहीं है, बी वेक्टर है, भूलना नहीं है। इन दोनों का हम करने वाले हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस लिया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या है वो ली जाएगी। उसके बाद बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, मैं समझ गया कुछ लोगों को यहां पे डाउट आ गया होगा कि सर ये वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अभी दिखा रहे हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ए डॉट बी जब निकालना होता है, ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, और उसके बगल में छोटा सा प्यारा सा cos थीटा आ जाएगा। आपको सब पता होता है, ए आपने अप्लाई करा, बी वाला वेक्टर आपने अप्लाई करा, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये आता है डेफिनेशन से जुड़ा हुआ फॉर्मूला, ठीक है। यह आ गया आपके पास दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का, डॉट मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा फॉर्मूला, है ना। अब यहां पे आपको अगर यह समझना है कि ए का मॉड्यूलस कैसे निकलता है और बी का मॉड्यूलस कैसे निकलता है, तो उसको निकालने के लिए आपको एक चीज थोड़ी सी पहले आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब सवाल यह आता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? तो यूनिट वेक्टर 3 तरह के होते हैं, अगर आपने सुना हो तो, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूं, ये चीजें थोड़ी सी आपकी और क्लियर कर देगा। पहला होता है आई कैप, आई कैप का मतलब क्या होता है सोच के रखो। दूसरा होता है जे कैप, मतलब क्या होता है सोच के रखो। तीसरा होता है के कैप, ये पूरा बताने वाला हूं। आई कैप का मतलब क्या होता है? आई कैप आपको बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप क्या बताता है आपको? आई कैप आपको बताता है सर डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जे कैप की बात करेंगे, मतलब आपका माइंड मैपिंग ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे मैं आपसे बोलूं आई कैप, तो आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं जे कैप, आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। सिमिलरली जब मैं के कैप बोलूंगा तो ये भी क्या होगा? डायरेक्शन अलोंग बट जेड एक्सिस। तो जे कैप क्या है? डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जब आप के कैप की बात करेंगे तो ये भी डायरेक्शन ही है बट अलोंग जेड एक्सिस। क्या आप समझे इस बात को? ठीक है। तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब जरा ना एक सिंपल सा तुमको फंडा बता रहा हूं, 2 मिनट ध्यान देना। जैसे मान लो कलर चेंज करते हैं, बॉडी लेते हैं ग्रीन कलर की, ये ले ली हमने बॉडी ग्रीन कलर की, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना अच्छे से। मान लीजिए एक फोर्स, बहुत ही डेंजर फोर्स लग रहा है ये, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है 10 न्यूटन, कितने का फोर्स काम कर रहा है? 10 न्यूटन का। ये कौन सी एक्सिस है? जल्दी सोचो, ये कौन सी एक्सिस हो सकती है? ये तो वाई एक्सिस ही होगी ना। ओके ओके, अगर ये वाई एक्सिस है तो हम इसमें से तीनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? आई यूज करेंगे क्या? के यूज करेंगे क्या? नहीं। कौन सा यूज करेंगे? जे वाला। क्यों करेंगे ये वाला यूज? क्योंकि जे डायरेक्शन कहां की शो करता है? अलोंग द वाई एक्सिस। चलिए ओके, तो अब यहां पे हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस। कितना काम कर रहा है? 10 न्यूटन काम कर रहा है। मान लीजिए एक और फोर्स, ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। ये काम कर रहा है सर 20 न्यूटन। कितना काम कर रहा है? 20 न्यूटन। अब जरा सोचिएगा, अगर आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहले जरा दिमाग लगाओ, ये न्यूटन, न्यूटन मतलब ये कौन सी चीज है? ये फोर्स है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि केजी है, तो केजी आपके दिमाग में क्या बैठेगा? मास की बात कर रहे हैं सर। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि सेकंड्स है, आपके दिमाग में क्या बैठेगा? कि टाइम की बात कर रहे हैं सर। वैसे ही अगर मैंने यहां पे न्यूटन लिखा है, दिमाग में क्या बैठना चाहिए? कि सर किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसका मैटर करता है। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप जो है ना, वो आपको हेल्प कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन में? वो ऐसे हेल्प करते हैं कि 20 का फोर्स कहां पे काम कर रहा है? आपने बोला एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो 20 का फोर्स काम कर रहा है एक्स एक्सिस के लिए, हम क्या यूज करते हैं? आई कैप। खत्म। आया समझ? 20 आई कैप लिखने का मतलब होता है कि 20 का फोर्स काम कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है अलोंग विच एक्सिस? आई कैप। आई कैप कहां की बात करता है सर? एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 20 आई कैप। क्या सिर्फ एक्स का काम कर रहा है फोर्स? तुमने कहा नहीं सर, वाई का भी तो फोर्स काम कर रहा है, वाई पर भी तो फोर्स काम कर रहा है। कितना फोर्स काम कर रहा है?
10 का फोर्स काम कर रहा है, कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, जे कैप। ठीक है, मैंने पूछा जेड पे कितना फोर्स काम कर रहा है, तुमने बोला सर जेड तो दिख ही नहीं रहा है यहां पे, तो दिखेगा भी नहीं, बिकॉज कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, जीरो के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर का होता है रिप्रेजेंटेशन। अब एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो आपने इसको बोला है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यूनिट जो है ना, ये टर्म लिया गया है फ्रॉम यूनिटी, ये टर्म लिया गया है फ्रॉम यूनिटी, और यूनिटी का मतलब होता है एकता, वन, यूनिटी का मतलब होता है एकता, वन। ठीक है, तो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका नाम यूनिट वेक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, वन आने वाली है। आपको आ गया समझ, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, वन आने वाली है। किसी भी वेक्टर की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर मुझे ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ए वेक्टर लिखा, और ये जो दो डंडे लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं इसको? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू। तो मैं यहां पे ए वाले वेक्टर की और बी वाले वेक्टर की वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसलिए इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, आपको आ गई ये वाली बात समझ में? तो मैंने आई कैप की बात कर ली है, जे कैप की बात कर ली है, के कैप की बात कर ली है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो मैंने बता दिया, और ये मैंने आपको बताया है कुछ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब दो चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं कि आप दो वेक्टर्स का डॉट कैसे निकालने वाले हैं, और उसके बाद आई कैप का मॉड्यूलस, जे कैप का मॉड्यूलस, के कैप का मॉड्यूलस वन एग्जैक्टली होता कैसे है, और किसी भी वेक्टर का आप मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। अब वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप वाला फंडा पूरा। ये डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और रिस्पेक्टिवली जेड एक्सिस की। और इसी से जुड़ता हुआ एग्जांपल ये रहा आपके सामने जो मैं बता चुका था। तो आई कैप, जे कैप को आप मेरे ख्याल से ऐसे रिलेट आराम से कर सकते हैं। यहां पे जेड एक्सिस था नहीं तो जीरो के कैप हमने कर दिया। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि आप वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे, तो चलिए सर वही वाली बात एक बार कर ली जाए कि किसी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है। आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा कि आई कैप आएगा, जे कैप मौजूद होगा और के कैप मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखना शुरू करिए, ले लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 3 आई कैप और इसकी वैल्यू आ रही है 4 जे कैप। मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू काम करी है, 3 की वैल्यू काम करी है, और वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू काम करी है, 4 की वैल्यू काम करी है। मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोला है कि जेड पे कोई वेक्टर की वैल्यू काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये तो हुआ है आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या आप इसको बोलेंगे वैल्यू? नहीं, बिल्कुल मत बोलना, ये वैल्यू नहीं है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो आपको बता रहा हूं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, इसे कहा जाता है मॉड्यूलस। क्या कहते हैं इसको? मॉड्यूलस। अब अगर मैं इस वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं इसके लिए करूंगा अंडर रूट ऑफ, इसका पूरा फंडा होता है वेक्टर्स में, उसको डिटेल में देखेंगे। यहां मैं आपको पूरा जिस्ट बता रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज छूट नहीं रही है जिससे कि आपको लगे कि ग्रिप नहीं बन रही, ग्रिप नहीं बन रही, सब ग्रिप बन जाएगी। आपको बस ये देखते हुए चलना है। ठीक है, ये वेक्टर ए आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। मैं इस वेक्टर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को पकड़ू, 3 था उसका स्क्वायर कर दूं, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, वाई वाले को पकड़ू, इसका स्क्वायर कर दूं, और z वाले का स्क्वायर करो ना करो मैटर नहीं करा, बिकॉज वो 0 है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ, आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 कितना आएगा, 5। अब अगर ये जैसे मान लीजिए, अगर ये जो मैंने वेक्टर लिख के रखा हुआ है, अगर ये वेक्टर फोर्स का होता तो यूनिट क्या होती, इसकी न्यूटन होती। तो इस वेक्टर की अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही होती, 5 न्यूटन की इसकी वैल्यू आ रही होती। और अगर आप इसका डायग्राम सेट करना चाहें, अगर आप सोचना चाहें, समझना चाहें कि ये फिजिकली काम कैसे कर रहा होगा, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, यहां पर एक बॉडी है, और यहां पर हमारे हिसाब से जो हमने बना करके रखा हुआ है उसमें एक्स पे कितना फोर्स काम कर रहा है, 3 का। एक्स पे कितना फोर्स काम कर रहा है सर, 3 का। इसका मतलब ये फोर्स की वैल्यू हो गई है अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। और वाई पर कितना फोर्स काम कर रहा है सर, ये काम कर रहा है 4 का। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर कितनी हो गई है, 4 न्यूटन हो गई है। अब इसको बनाते हैं डायग्राम वाइज। चलिए, एक्स पर है 3 का फोर्स, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हमने बनाया कि ठीक है भैया एक्स पर फोर्स काम कर रहा है 3 न्यूटन का, और वाई पर कितना फोर्स है आप देख रहे होंगे, वाई पे कितना फोर्स है,
4 का फोर्स है, तो ये रहा अपने पास 4 का फोर्स। और आप जानते हैं जब आपने इसका मॉड्यूलस निकाला, ये आपने क्या निकाला है, इसका मॉड्यूलस, ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलस निकाला है आपने। मॉड्यूलस का मतलब एक और होता है मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड बोल लो, मॉड्यूलस बोल लो, वैल्यू बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहां पे 3 का फोर्स एक्स पे काम करेगा, 4 का फोर्स वाई पे काम करेगा, लेकिन ये जो बॉडी है ये मूव कर जाएगी रिजल्टेंट में। ये बॉडी कहां मूव कर जाएगी, ये बॉडी मूव कर जाएगी रिजल्टेंट में, और रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ काम करेगा, कितने का, 5 न्यूटन का। कितने का काम करेगा, 5 न्यूटन का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है, अंडर रूट लीजिए, एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर उड़ा दो, वाई वाले का स्क्वायर उड़ा दो, और जेड वाले का अगर मौजूद है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कई लोग सोचते हैं, कई लोग यहां पे डाउट खा लेते हैं कि अगर सर माइनस में वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा। माइनस में वैल्यू आ गई तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा, करना वही है। कैसे करना है, एक्स वाले को पकड़ो उसका स्क्वायर कर दो, वाई वाले को पकड़ो उसका स्क्वायर कर दो, जेड वाले को पकड़ो उसका स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं मेरे नाम पे, पता ही होगा, प्रतीक, ठीक है। एक हमने वेक्टर लिया है पी, और इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं इसको 4i कैप, ठीक है। यहां ले लेते हैं -2j कैप, और यहां ले लेते हैं +3k कैप। कई इतने शानदार लोग होते हैं, 4 - 2 कर लेंगे 2, 2 + 3 कर लेंगे 5। बोलेंगे इसकी वैल्यू 5 क्यों नहीं है। अरे 5 कैसे हो सकती है, यहां पे आप देखिए ना, 4 कहां काम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, -2 कहां काम कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और 3 कहां काम कर रहा है, जेड एक्सिस पे। एक्सिस बहुत डिफरेंट है बेटा, ऐसे आराम से ऐसे प्लस माइनस नहीं होता है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, पहली बात तो ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कई लोग इसको भूल जाते हैं, तो आप इसको समझिएगा कि ये वेक्टर की वैल्यू नहीं है, ये कोई वेक्टर की वैल्यू नहीं है, दिस इज प्योरली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर की वैल्यू तो अब निकलेगी, ठीक है, वेक्टर की वैल्यू अब निकालते हैं अपन। चलिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे वेक्टर पी जो था, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू का मतलब मॉड्यूलस चाहिए, वैल्यू का मतलब मॉड्यूलस चाहिए। मॉड्यूलस निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले को पकड़ो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, उसके बाद -2 को पकड़ो उसका स्क्वायर करो। बेटा एक बात सुनना, अगर आप -2 का स्क्वायर कर रहे हैं, काफी लोग को जो परेशानी आती है मैं उनके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि ये ऐसी बात है अपन किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। ये -2 का अगर स्क्वायर करना है आपको, तो देखिए -2 × -2, ये 4 होने वाला है। पता नहीं ये डाउट क्यों आता है, लोग बोलते हैं -4, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये प्लस का 4। उसके बाद जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे इट इज जस्ट 9, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 16 + 4 कितना 20, 20 + 9 कितना 29, ये खत्म हो गया। आया आपको समझ। तो आप ऐसे किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब ये पी वाला वेक्टर क्या था वो नहीं पता, तो यूनिट्स लिख देते हैं, ये किस यूनिट में होगा उसमें आ जाएगा। अगर मोमेंटम होता तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाता, अगर फोर्स होता तो न्यूटन आ जाता, ऐसी वाली कहानी होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया है कि वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। अब यहीं पर एक सबसे शानदार बात है, वो समझ लीजिए आप। देखिए, मैंने कहा था कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। देखिए, आई कैप, इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, उसके बाद जे कैप, इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, उसके बाद के कैप, इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो कहीं पर भी अगर ये सवाल आता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का मॉड्यूलस क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये आपको बताया है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, वैल्यू एक ही बात होती है। ये रहा इसका पूरा फंडा, ठीक है। अब जरा आपको लेकर के आते हैं 2 वेक्टर्स के डॉट के ऊपर, फिर 2 वेक्टर्स के क्रॉस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इसके की फीचर्स, ठीक है। बस बने रहिए, ध्यान देते हुए चलिए। तो पहले अपन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए की फीचर्स, है ना। सर की फीचर्स किसके लेकर के आ रहे हैं, डॉट के अलग से बताएंगे, क्रॉस के अलग से बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपके लिए कहानी हम शुरू करने वाले हैं डॉट की, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे क्रॉस के बारे में। तो जरा, क्योंकि क्रॉस में कहानी आराम से हो जाती है, डॉट में हल्का सा खिंच जाती है। तो पहले आपको की फीचर्स बता रहे हैं
अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर लेकर के आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। चलें बढ़े आगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप, जे कैप, के कैप इसके ऊपर ही खेलते हुए चलना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आई डॉट आई क्या होता है, सेम सेम का पूछ लिया, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि जे डॉट जे क्या होता है, देख रहे हैं आप, सेम सेम का पूछ लिया। कोई आपसे पूछ ले के डॉट के क्या होता है, अगेन सेम टू सेम का पूछ लिया। तो आई डॉट आई कोई पूछे, इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लो। मैं तो बोलूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इसका एक तरफा ही एकदम काम है इसमें। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब आप करेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला है। क्यों आने वाला है 1, जरा ध्यान दीजिए। जब आप डॉट की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका a डॉट बी इज इक्वल टू a का मॉड्यूलस, b का मॉड्यूलस और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आप i डॉट i की बात करेंगे तो i का मॉड्यूलस, फिर वापस से i का मॉड्यूलस, फिर cos ऑफ एंगल बिटवीन i एंड i। बेटा x में और x में कितना एंगल होता है, 0। कितना एंगल होता है, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। इसको हम वेक्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो की फीचर जो आपको अभी हाल फिलहाल तुरंत से पहले काम आने वाला है वो ये आने वाला है कि अगर दो वेक्टर्स का, खासकर यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो अगर वो सेम टू सेम है, उनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और कोई दूसरे कॉम्बिनेशन अगर हुए तो उसका आंसर 0। जैसे मान लीजिए और कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, मैंने बोला आई डॉट जे क्या होगा, ठीक है, फिर मैंने बोला कि जे डॉट के क्या होगा, फिर मैंने तुमसे बोला कि के डॉट आई क्या होगा, फिर मैंने तुमसे बोला एक काम करो, आई डॉट जे तो छोड़ दो, अब उसको पलट दो, जे डॉट आई। फिर मैंने बोला जे डॉट के को छोड़ दो, इसको पलट दो, के डॉट जे। फिर मैंने बोला कि के डॉट आई था, इसको पलट दो, आई डॉट के। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपने पास 3 टर्म्स थे, इससे कॉम्बिनेशन 9 बनेंगे। तो ये ऊपर बन गया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, फिर आई डॉट जे, फिर जे डॉट के, फिर के डॉट आई, फिर उसको रिवर्स में लगा दिया, जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के। इसका सबका आंसर क्या होता है, 0। बेटा इसको दिमाग में एकदम डाल लो तरीके से, ठीक है। अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये कहानी आपको बहुत सही से काम आने वाली है। समझ गया आप इस बात को, पक्का, ठीक है। अब आपको लेकर के आने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। चले आ जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप क्रॉस की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन यहां पर भी वही बनने वाले हैं, बस थोड़ा सा अलग बनने वाले हैं। यहां पे एक साइक्लिक पैटर्न की मैं बात करता हूं हमेशा, ठीक है। क्रॉस में एक साइक्लिक पैटर्न नाम की चीज है जो बहुत काम आने वाली है। वो पैटर्न ये होता है, सबने पढ़ी एबीसीडी है ना, ऑब्वियसली। तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है। तो आप जरा साइक्लिक ऑर्डर इसका देखिएगा, लंबा बन जा, आई के बाद जे, जे के बाद के, और के के बाद लूप लग रहा है तो वापस से क्या आ गया है, आई आ गया, ठीक है। आप देखिए आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है, के बाद आई आ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर आप सेम सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। क्या बोला मैंने, अगर आप यहां पर सेम टू सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। इसको जरा देख लो, डॉट में अगर सेम टू सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम को तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिखा देते हैं एक बार, क्रॉस की बात कर रहा हूं, क्रॉस की। कोई अगर आई क्रॉस आई पूछे, कोई अगर जे क्रॉस जे पूछे, कोई अगर के क्रॉस के पूछे, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है सर, वो आंसर क्या है, 0, ठीक है। तो ये क्रॉस में ये खास बात होती है, ठीक है। और डॉट में सेम टू सेम का आंसर 1 आ जाता है, क्रॉस में सेम टू सेम का आंसर 0 आ जाता है। अब जरा यहां देखते हैं, देखिए अगर ये साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ गया तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं आई क्रॉस जे, मैंने क्या बोला आपसे, आई क्रॉस जे, एक सेकेंड, अगर मैंने आपसे बोला है आई क्रॉस जे तो आपका आंसर क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि साइकिल बिगड़ी नहीं है। तो आई क्रॉस जे पूछा तो के, जे क्रॉस के पूछा तो आई, के क्रॉस आई पूछा तो जे, ये आ गया आपको समझ। लेकिन अगर मैंने साइक्लिक ऑर्डर पलट दिया, देखिए आई क्रॉस जे का आंसर तो बेशक के होने वाला है, फिर से सुनना, आई क्रॉस जे का आंसर तो बेशक के होने वाला है, लेकिन जे क्रॉस आई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइनस के। इसका आंसर क्या होगा, माइनस के। ये की फीचर है बेटा,
इस की फीचर को आपको दिमाग में डाल के चलना है, तभी काम बनने वाला है आपका। तो ये डॉट में आपको पूरा बता दिया मैंने, ये सारे की फीचर आ गए इसके अंदर। सेम को मल्टीप्लाई करा आंसर 1, डिफरेंट को मल्टीप्लाई करा आंसर 0। क्रॉस में क्या होता है, सेम को मल्टीप्लाई करा आंसर 0। अब जरा डिफरेंट का पूरा पेयरिंग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आई क्रॉस जे, पहले किसकी बात करेंगे, आई क्रॉस जे की। देखिए आई क्रॉस जे, पैटर्न चेक करो, आई क्रॉस जे का आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, क्योंकि साइकिल नहीं बिगड़ी है तो के आ गया। फिर जे क्रॉस के चेक करो, क्या चेक करो, जे क्रॉस के। जब जे क्रॉस के करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। पैटर्न नहीं बिगड़ा इसलिए आई आ गया, ठीक है, आई बिंदी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, के क्रॉस आई। जैसे आप इसमें के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई का आंसर क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, बिकॉज पैटर्न नहीं बिगड़ा है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। लेकिन अब जरा पैटर्न को बिगाड़ते हैं। जब पैटर्न को बिगाड़ेंगे तो क्या, आई क्रॉस जे देख लिया, अब इसको पलट दो, जे क्रॉस आई लगा दो। तो जैसे आप इसका जे क्रॉस आई लगाएंगे, जे क्रॉस आई लगाने पे पैटर्न पूरा बिगड़ चुका है तो आंसर क्या आएगा, बट माइनस का क्या आएगा, कैसा आएगा, माइनस के। चलिए आगे बढ़िए, जे क्रॉस के हम देख चुके थे, पैटर्न उल्टा लगा दो, के क्रॉस जे। जल्दी बोलते हुए चलना, जे क्रॉस के तो अपन निकाल चुके थे, अब के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का आई। सोचते हुए चलो, सोचते हुए चलो, के क्रॉस आई हम निकाल चुके हैं, अब करेंगे आई क्रॉस के। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, जो बता चुका था। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा, खत्म। आया, ये आपके सामने पूरा पैटर्न बता दिया है, पूरे की फीचर बता दिए हैं, डॉट के अलग से बता दिए हैं, और ये रहा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा पैटर्न अलग से, ठीक है। तो ये परेशानियां आती हैं वर्क पढ़ने के टाइम पे कि लोग ये डॉट को क्रॉस को मर्ज नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्क में कैसे घुस जाएगा। तो वर्क को समझने के लिए आपको डॉट समझना बहुत जरूरी होता है। डॉट मैंने आपको पूरा यहां पर बता दिया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए फिर आप। तो ये आपका डॉट वाला पूरा काम हो चुका है, क्रॉस वाला पूरा काम हो चुका है। किसका काम हो चुका है सर, की फीचर्स का काम हो चुका है, ठीक है। तो की फीचर हमने देख लिए हैं, अब जरा आगे बढ़ेंगे कहानी के साथ, ठीक है। तो वर्क के लिए इसलिए आपको चाहिए होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं अभी के अभी, तो जरा एग्जांपल भी हम देख ही लेते हैं, तो उससे क्या है कि वो चीजें पूरी मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राउंड ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। बॉडी आप जानते हैं हमेशा ग्रीन कलर की लेते हैं, तो एक हमने बॉडी ले ली है, ये हमारे पास ग्रीन कलर की बॉडी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इसके ऊपर मैंने एक अप्लाई करवा दिया है फोर्स। तो जैसे मान लीजिए फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया यहां पे, और ये फोर्स की ना जो सबसे खास बात मैंने लिखी है वो ये लिखी है कि ये फोर्स काम कर रहा है 3 न्यूटन एक्स एक्सिस पे और 4 न्यूटन काम कर रहा है वाई एक्सिस पे। आपको आ गया समझ में, जेड पे कितना काम कर रहा है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने फोर्स को अप्लाई करा तो बॉडी में आ गया है डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी डिस्प्लेस होकर के फिर मुझे कुछ पलों के बाद दिखाई दे रही है यहां पे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, ये सिंपल भाषा में कह देता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जस्ट 5 मीटर। कितने का आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर का आ रहा है। तो आपको ये समझना है पहली बात तो कि फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वो रहा आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो जरा देखते हुए चलिए, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, आप जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कहां पे हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्सिस समझ में आता है ना, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और आपको पता है आप कैसे करेंगे, एक्स को आई से करेंगे, वाई को जे से करेंगे, और इस तरफ जो बोर्ड के बाहर निकल करके आ रहा होगा वो हो रहा होगा जेड एक्सिस के कैप, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। कितने का हो रहा है, 5 का, तो 5 आई कैप। क्या वाई पर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या जेड पर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, 0 के कैप, ठीक है। अब यहां पे क्या निकालना है आपको, वर्क निकालना है। तो भैया वर्क निकालने के लिए आपको पता होता है कि वर्क कैसे निकाला जाता है। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मुझसे यहां पे कुछ लोग पूछने वाले हैं, या कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू, आपने तो ये भी सिखाया था कि एफ एस कॉस थीटा होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। मैंने आपसे एक बात करी थी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक बहुत प्यारी अप्रोच होती है, गिवन कंडीशन टू फाइंड, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, प्लीज लेक्चर विजिट कर लेना, आपको पूरा रोड मैप जो है, स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी समझ में आ जाएगी। वापस आते हैं इस बात के ऊपर, ये वाला फॉर्मूला मैं
मैं क्यों अप्लाई नहीं कर रहा हूं? बिकॉज एक फंडा होता है मेरा, और ये फंडा आपको भी फॉलो करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई चीज गिवन नहीं है, पूछी नहीं है, मतलब वो काम की नहीं है। समझे आप? अगर आपको सवाल के अंदर कोई चीज गिवन नहीं है और अगर वो पूछी भी नहीं है, मतलब वो काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गिवन क्वेश्चन है, इस सवाल के अंदर क्या आपको एंगल गिवन है? नहीं गिवन है। क्या एंगल पूछा है? नहीं पूछा है। तो क्या एंगल काम का होगा? नहीं काम का होगा। ठीक है, अगर एंगल काम का नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले। तो अगर कोई चीज गिवन नहीं है, पूछी नहीं है, मतलब वो चीज काम की नहीं होती है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? सिंस वेक्टर के रिप्रेजेंटेशंस गिवन है, तो वेक्टर का ही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब देखें जरा, यहां पे z पर कितना काम कर रहा है? कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, 0 के कैप। चला इतना। अब जरा आगे बढ़ा जाएगा, इसमें वर्क को अब सॉल्व करते हैं अपन। चलिए, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस करना है। सुनो, एफ कितना है? एफ है 340, 340 मतलब 3 आई कैप, 4 जे कैप, 0 के कैप। डॉट करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। कितना है? 500, 5 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। मैंने सिखाया था आपको डॉट के बारे में, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा उसका, कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इसके अलावा कुछ भी अगर आता है तो आंसर बिकम्स 0। मतलब अगर आई का निकालना है तो आई के साथ ही निकालो, जे का निकालना है जे के साथ निकालो, के का निकालना है के साथ निकालो। अगर अलग अलग को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। आई डॉट जे करोगे, क्या फायदा होगा? आई डॉट जे क्या होता है? 0 होता है। तो सिर्फ आई वाले को आई वाले से करिए, जे वाले को जे वाले से करिए, और के वाले को के वाले से करिए। ठीक है, ये वाला फंडा आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाले को आई वाले से करिए। ठीक है, जैसे आपने 3 को 5 से करा, जैसे आपने 3 को सॉरी ये था अपने पास 3, जैसे आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, इट बिकम्स 15। आई जे के मत लिखो, क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है? 1। आ गया समझ? दूसरी बात, जे वाले को जे वाले से करो, तो जे कितना है? 4, यहां कितना है? 0, खत्म। जे के सब कुछ मत लिखना, क्यों? क्योंकि जे डॉट जे क्या होता है? 1 हो जाता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट बच रहा है, के वाले को के वाले से करो, तो 0 इंटू 0 0। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा वर्क का? 15। एक सेकेंड, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू लिखी है, इसकी यूनिट नहीं लिखी है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। सर ये आप कब बताने वाले हो? बस ये बताने वाले हैं अगली स्लाइड्स में। तो अभी के लिए आपको बस एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया था कि दो वेक्टर्स का आप डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो उसका पूरा फंडा ये होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया जाता है, यूनिट इसकी होती है जूल्स के बराबर। और भी क्या क्या यूनिट्स होती हैं वो अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, वेक्टर को सॉल्व कर रहा है डॉट मल्टीप्लिकेशन के सहारे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मेन स्लाइड्स पे। यहां पे आ गया है सर यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है सर, चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एनर्जी, और आप यूनिट ऑफ फोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो काफी लोग तो खुश भी हो जाएंगे कि हाँ ठीक है सर, पढ़ा तो रहे हैं, कम से कम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमको फोर्स समझ में नहीं आया था। तो जिनको समझ में नहीं आया था उनके लिए। अब कुछ लोग सोचते हैं तो सर क्या ये रिकैप चल रहा है? रिकैप नहीं चल रहा है। वर्क पढ़ाने के लिए मैंने कहा था 3 चीजें मैटर करती हैं। याद करो कौन सी 3 चीजें मैटर करती हैं? वर्क के अंदर फोर्स मैटर करेगा, ठीक है, दूसरा बताओ डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा, तीसरा बताओ एंगल कॉस थीटा मैटर करेगा। ठीक है, तो फोर्स तो मैटर करेगा ना, तो मैं पूरा डेप्थ में लेकर के चल रहा हूं, एक भी पॉइंट आपका छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, वर्क पढ़ने के लिए अगर आपको 10 चीज की जरूरत होती तो मैं 10 के 10 चीजें पहले पढ़ाता, उसके बाद वर्क पे आता। यहां पे वर्क के अंदर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का और एंगल का। तो पहले अपन आराम से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। ठीक है, काफी लोग ये सोचते हैं कि यूनिट 2 तरह की होती है, एसआई होती है और सीजीएस होती है। ठीक है, तो अब एसआई और सीजीएस के अलावा भी यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो एसआई और सीजीएस के अलावा जो बाकी यूनिट्स होती हैं वो यहीं लिखी हैं आपके सामने। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, और इसके अंदर आते हैं सब क्लासिफिकेशंस में। तो एब्सोल्यूट में भी एक एसआई होती है, एब्सोल्यूट में भी एक सीजीएस होती है, सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी एसआई होती है और ग्रेविटेशन में भी सीजीएस होती है। ठीक है, अब जरा अपन देख लेते हैं कि ये फोर्स की जो एसआई होती है, सीजीएस होती है, ये कैसे कैसे निकलती है। न्यूटन है, डाइन है, सीजीएस। ग्रेविटेशनल में अगर आप जाएंगे तो एसआई होती है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, केजीएफ से लोग कहीं और चले जाते हैं, आगे तो जीएफ आ रही है।
तो ऐसा ही क्या होती है, केजीएफ किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस होती है जीएफ। यहां पे जीएफ का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, ग्रेविटेशनल, ये जो जीएफ लिखा हुआ है ना वो ग्राम फोर्स है। ठीक है, इतना आगे आपको समझ। अब जरा देखते हैं कि इसको डेप्थ में कैसे अपन एनालाइज करने वाले हैं। तो पहले न्यूटन की बात करूंगा, फिर डाइन की बात करूंगा, फिर रिलेशन भी निकाल दूंगा इसका, फिर केजीएफ की बात करूंगा, जीएफ की बात करूंगा, रिलेशन भी निकाल दूंगा इसका। चलें, तो अब इसको जरा समझने के लिए अपन आते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं यार फोर्स की जो बात की जाती है ना। तो फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, बहुत फेमस फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। अब यहां जरा गौर करते हुए चलिएगा, M और A में M होता है मास और A होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या एक्सेलरेशन आया, इनको रिलेट करना पड़ता है F इज इक्वल टू एम ए के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम एक बॉडी को इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज ये रही हमारी बॉडी, जिसका मास कितना है, जिसका मास है m के बराबर, और यहां पे हमने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली बॉडी मूव करते 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 आगे चले जाएगी, और उसमें एक्सेलरेशन तो हो रहा होगा। तो कुछ समय के बाद बॉडी हमको दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे दिखाई दे रही है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो आया होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। तो बॉडी का मास m के बराबर, बॉडी में आया एक्सेलरेशन a के बराबर, तो यहां पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब जरा ध्यान देते हैं कि न्यूटन कैसे निकलता है। देखिए, F इज इक्वल टू एम ए आ गया। अगर मैं कभी किसी 1 kg की बॉडी पे, अगर मैं कभी किसी 1 kg की बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ध्यान देना अच्छे से, अगर मैं कभी किसी 1 kg की बॉडी पर ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं कि उसमें एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तब जा करके उस फोर्स को कहा जाता है 1 न्यूटन। क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, F इज इक्वल टू एम ए में अगर मास 1 kg का है और अगर मैंने फोर्स अप्लाई करा और उस बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का हो गया, तब जाकर के उस फोर्स को कहा जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स। क्या आपको आ गया समझ? तो देयरफॉर यहां से जो रिलेशन आपके सामने डेवलप हो रहा है वो रिलेशन ये डेवलप हो रहा है कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन होता है 1 इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपको आ गया होगा समझ में। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा आते हैं, ये जो न्यूटन लिखा हुआ है ना, ये फोर्स की एसआई यूनिट है, ये फोर्स की एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई को प्यार से एमकेएस भी कहा जाता है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन जो है ये फोर्स की आ गई है एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट आ गई है ये, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। अब बात करेंगे सीजीएस की, ध्यान दीजिएगा। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं कभी किसी 1 ग्राम की बॉडी पर, बॉडी का मास ध्यान रखिएगा, बॉडी का मास बहुत छोटा लिया है 1 ग्राम। अगर मैं कभी किसी 1 ग्राम की बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई करूं कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो पहले क्या हुआ था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां लिखा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अगर मैं कभी किसी 1 ग्राम की बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं कि उसमें एक्सेलरेशन हो जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तब जा करके जो फोर्स मैंने अप्लाई करा है इसे कहा जाएगा 1 डाइन। क्या कहा जाएगा, काफी लोग डायन बोल देते हैं, ठीक है, इसको डायन मत बोलना, इसको डाइन कहते हैं। ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डाइन जो होती है, एक डाइन जो होती है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ये रिलेशन आपका आ गया है डाइन और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच में। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये मैंने आपको बताया है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट की। किसकी बात चल रही है, ये चल रही है एब्सोल्यूट यूनिट की बात, एब्सोल्यूट यूनिट।
उसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट की बात अलग से करेंगे। तो एब्सोल्यूट में दो तरह की होती है, एक होती है एसआई और एक होती है सीजीएस। ये वाली रही एसआई और ये वाली जो यूनिट है वो है सीजीएस यूनिट। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। और ये जो एसआई लिखा है ना, एसआई को आप प्यार से एम के एस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट का पूरा क्लासिफिकेशन ये रहा आपके सामने। 1 न्यूटन जैसा होता है बता दिया, 1 डाइन जैसा होता है वैसा बता दिया। ये आपको आगे समझ? चलिए ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है ना, अब अपन बढ़ने वाले हैं आगे। अगला क्लासिफिकेशन देखिए जो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटेशनल यूनिट। यहां पे क्या आता है? एसआई यूनिट क्या होने वाली है इसकी? केजीएफ होने वाली है। और सीजीएस क्या होने वाली है? जीएफ होने वाली है। ठीक है, किलोग्राम फोर्स बता चुका था, और ये जीएफ क्या होता है? ग्राम फोर्स होता है। इसकी भी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन दिमाग में सेट कर लीजिए आप। एसआई सीजीएस एब्सोल्यूट का अलग होता है, एसआई सीजीएस ग्रेविटेशनल का अलग होता है। ठीक है, तो अब जरा लेकर के आते हैं इसके अगले वाले क्लासिफिकेशन के ऊपर कि ये 1 kgf क्या होगा और 1 gf क्या होगा। वापस चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात हो रही है ग्रेविटेशनल यूनिट की। किसकी बात हो रही है? ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या हम ग्रेविटेशन पे आ गए हैं? नहीं, ग्रेविटेशन पे नहीं आए हैं। फोर्स की ही ग्रेविटेशनल यूनिट नाम का एक क्लासिफिकेशन होता है, उस पे आ गए हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट दो तरह की होती है, एक होती है जैसे कि वहां पर भी थी ना एसआई और सीजीएस, तो वैसे ही यहां पर भी होती है, एक होती है एसआई और एक होती है सीजीएस। ठीक है, तो पहला ग्रेविटेशनल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो आपको पता है, दिखाया था अभी, केजीएफ। केजीएफ का मतलब क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और यहीं पर जो सीजीएस यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट क्या होती है? ये सीजीएस यूनिट होती है ग्राम फोर्स। क्या होती है? ग्राम फोर्स होती है। तो अब ये ग्राम फोर्स को कैसे हम रिलेट करने वाले हैं? बेसिक फॉर्मूले से ही रिलेट करने वाले हैं। अब जरा आते हैं कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब जरा गौर करिए, अगर किसी बॉडी, अगर मैं 1 kgf की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? 1 kgf की बात कर रहा हूं। अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है और उसमें अगर एक्सेलरेशन हो गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप समझते हैं क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप 9th के बहुत बड़े पापी नहीं है तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं आपको एक बात यहां पे और पिच कर देता हूं कि छोटा वाला जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आपके लिए क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर बॉडी का मास कितना है? 1 kg है, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तब जाकर के ये जो फोर्स काम करता है इसको 1 kgf कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 kgf कहा जाता है सर। तो 1 kgf इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 9.8 आ जाएगा। तो 1 kgf इक्वल टू, सॉल्व करो, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आगे आपको समझ? तो ये अपने पास आ चुका है पूरा 1 kgf का डेफिनेशन। ठीक है, ये तो आया 1 kgf। अब दूसरा क्या होता है? gf होता है। दूसरा क्या होता है? gf, या दूसरी क्या होती है? gf होती है। ठीक है, अब जरा इस पे गौर करते हैं। नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक सेकेंड, जी हां, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, अगर किसी बॉडी का मास 1 ग्राम है, अगर किसी बॉडी का मास 1 ग्राम है और बॉडी पे आपने ऐसा फोर्स अप्लाई करा कि उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तब जा करके वो जो फोर्स आपने अप्लाई करा है उसको 1 gf कहा जाता है या 1 ग्राम फोर्स कहा जाता है। तो अगर किसी बॉडी का मास 1 ग्राम है और उसमें आपने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया कि उसमें एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है, तब वो जो फोर्स आपने अप्लाई करा है बॉडी के ऊपर, दैट फोर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज 1 gf। ठीक है, तो मैंने फोर्स का पूरा क्लासिफिकेशन करवा दिया। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो जब किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पे काम करे तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, दैट इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। सिमिलरली
वन डाइन का फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो जब कभी किसी 1 ग्राम की बॉडी पे काम करे, उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तब उस फोर्स को वन डाइन कहा जाता है। वो अपने पास खत्म हो चुका है एब्सोल्यूट का, ठीक है। दूसरा शुरू हो गया था हमारे पास ग्रेविटेशनल। दो तरह के होते हैं, केजीएफ, पूरा रिकैप करवा रहा हूं, दो तरह के होते हैं, केजीएफ और जीएफ। एसआई का होता है यूनिट केजीएफ और सीजीएस यूनिट होता है जीएफ। जीएफ का मतलब होता है ग्राम फोर्स। क्या होता है जीएफ का मतलब? ग्राम फोर्स। चलिए, अब अगर 1 केजीएफ का फोर्स है, तो जब कभी किसी 1 किलोग्राम की बॉडी में आपने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया कि उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो उस फोर्स को आप कहते हैं 1 केजीएफ। और अगर आपने कभी 1 ग्राम की बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया कि उसमें 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो आप उसे कहते हैं 1 ग्राम फोर्स। क्या कहा जाता है? 1 ग्राम फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी? इतना आपको समझ में आ गया है? तो ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट ये पूरी की पूरी हमने डिस्कस कर ली है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब इनके जो बीच के रिलेशंस होते हैं वो भी आपको पूरा बता देंगे। बस उससे पहले हल्का सा एक बार वर्क पे चलते हैं। जब वर्क में पढ़ाऊंगा तो वापस वर्क की जब यूनिट पढ़ाऊंगा उसमें वापस एक बार इसका हल्का सा रिकैप ले लेंगे कोने में, ठीक है। वो खोपचे में जो लिखा होगा वो जरा एक बार देख लेना, वो भी सीधे कनेक्ट हो जाएगा वर्क की यूनिट्स के साथ, ठीक है। अब ये तुमको बेसिक आइडिया देना जरूरी क्यों था? बिकॉज यूनिट यहां पे दो तरह की दिखा दी गई है, सिर्फ फोर्स के लिए नहीं होता, वर्क के लिए भी ऐसा ही होता है। वर्क की भी एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट होती है एब्सोल्यूट में, और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है ग्रेविटेशनल में। तो वो भी पूरा समअप करते हुए चलना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में एक रोड मैप छप जाए कि हाँ ऐसा भी तो होता है, एब्सोल्यूट भी होती है और सीजीएस भी होती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। जी सर, न्यूटन की हमने बात कर ली थी, डाइन्स की हमने बात कर ली थी, केजीएफ की हमने बात कर ली है, और जीएफ की तो हमने बात कर ही ली है। ओके, अब आ गए हैं यूनिट्स ऑफ वर्क पे। किस पे आ गए हैं? यूनिट्स ऑफ वर्क पे। यहां पर भी एब्सोल्यूट होगी, सीजीएस होगी, एसआई होगी, ग्रेविटेशनल की भी एसआई होगी और सीजीएस होगी। बस अंतर क्या है? इससे आप लोग मेरे ख्याल से बहुत फेमिलियर होंगे। वर्क की जो एसआई यूनिट होती है एब्सोल्यूट वाली, वो होती है जूल। इससे आप फेमिलियर होंगे। दूसरी शायद कुछ लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो होती है अर्ग्स। क्या होती है? ERGS, अर्ग्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जब आप ग्रेविटेशनल की बात करेंगे तो उसकी एसआई होती है किलोग्राम मीटर। केजीएम का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर। और जब आप सीजीएस की बात करेंगे, याद करो वहां पे क्या था? वहां पे जीएफ थी, ग्राम फोर्स। यहां पे क्या आता है? ग्राम सेंटीमीटर आता है। क्या आता है? ग्राम सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपको एक बार डेप्थ में देखना है फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को आप डेप्थ में देख सकते हैं। दिखाते हैं आपको, शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं पहले आपसे बात करता हूं एब्सोल्यूट की, किसकी बात करने वाले हैं अपन? एब्सोल्यूट यूनिट की अगर हम बात करें, वर्क की, किसकी बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट यूनिट की, वर्क की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट एसआई में जूल होती है और सीजीएस में क्या होती है? अर्ग्स होती है, ठीक है। जैसे वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, अगर आपने कभी किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई करा है जो 1 न्यूटन का है, ठीक है, और उस 1 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई करने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितने का प्रोड्यूस हो गया है? 1 मीटर का प्रोड्यूस हो गया है। तब जा करके जो आपने वर्क डन करा है, उस वर्क को हम कहते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं उसको? 1 जूल। तो 1 जूल एक ऐसा वर्क होता है जो 1 न्यूटन के फोर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा डेफिनेशन, वर्क इज ऑलवेज डन बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो अगर कोई 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तब जाकर के उस वर्क को 1 जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 जूल कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे बात कर ली है एसआई की, तो यहां पे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसी की बात करूं सीजीएस में, तो वापस से देखते हुए चलते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं सीजीएस की बात करूं, तो अगर मैं कभी किसी बॉडी पर एक डाइन का फोर्स अप्लाई कर दूं, अगर मैं कभी किसी बॉडी पर एक डाइन का फोर्स अप्लाई कर दूं और उसकी वजह से बॉडी में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए, तो तब जाकर के ये जो वर्क है इसे कहा जाएगा 1 अर्ग्स। क्या कहा जाएगा? 1 अर्ग्स कहा जाएगा। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर ये मैंने आपसे बात करी है एब्सोल्यूट यूनिट की, अब जरा आपको लेकर के चलते हैं
ग्रेविटेशनल पे। आपने एक बात नोट करी होगी कि सारा बेसिक फॉर्मूले पे है, पूरा खेल किसके ऊपर हो रहा है, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हो रहा है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सारा खेल उस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर ही हो रहा है। अब जरा आते हैं मेन दूसरे वाले पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। आप जानते हैं वहां पे मैंने चार्ट बना करके रखा हुआ है, तो वहां पर इसकी भी एसआई होती है और इसकी भी सीजीएस होती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वहां पे लिखी थी किलोग्राम मीटर। क्या लिखी हुई थी, किलोग्राम मीटर। और सीजीएस क्या लिखी हुई थी, ग्राम सेंटीमीटर। तो अगर आप वर्क के फॉर्मूले पे ध्यान दें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कभी किसी बॉडी पर आपने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया है जो 1 kgf का फोर्स है, कितने का फोर्स है, 1 kgf का फोर्स है, और 1 kgf के फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया है 1 मीटर के बराबर, तब जाकर के इस वर्क को आप कहते हैं 1 किलोग्राम मीटर। क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम मीटर। बेसिक फॉर्मूले पे चलते हुए चलना है। तो अगर फोर्स अप्लाई करा है 1 kgf का, तो तब जाकर के जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो 1 मीटर का है, तब जो वर्क डन करा गया है उसको कहा जाएगा 1 किलोग्राम मीटर। तो ये रहा इसका रिलेशन, जरा गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। और यहां पर अगले रिलेशन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये रिलेशन आएगा अपना सीजीएस का। ठीक है, तो अगेन वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, जल्दी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे अगर कभी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दिया है 1 gf का, ठीक है, कितने का फोर्स अप्लाई कर दिया है, 1 gf का फोर्स अप्लाई कर दिया है, और अगर उस बॉडी में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तब जाकर के जो वर्क करा गया है उसे कहा जाता है 1 ग्राम सेंटीमीटर। क्या कहा जाता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास ग्रेविटेशनल रिलेशन सीजीएस वाले केस में वर्क का। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन एब्सोल्यूट यूनिट का अलग से बता दिया है, ग्रेविटेशनल यूनिट का आपको अलग से बता दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपके दिमाग में पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगा कि अच्छा 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 ये होता है ना, ऐसी ऐसी होती है यूनिट, जूल अलग होगा, अलग होगा, केजीएफ कुछ और होता है, जीएफ कुछ और होती है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको फिर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इन सब की चारों की हमने बात कर ली है, एक एक को दबा दबा कर लिया। ठीक है, जूल को अलग से कर लिया, अर्ग्स को अलग से कर लिया, केजीएम और किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर्स को अलग से हमने अभी देख लिया था। ठीक है, चलें अब जरा आते हैं अगले वाले केस पे। तो ये अपने पास पूरा क्लासिफिकेशन जो था वो डन हो चुका था। अब जो मैंने आपको पूरा समझाया, तो मैंने पूरा बताया, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमेशा ऐसा होता है कि आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही वर्ड्स में। तो अगर आप सही वर्ड्स में करेंगे नहीं तो टीचर समझेंगे नहीं और आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो वो मार्क्स मिलने के लिए भैया ये डेफिनेशंस हैं जो आपको एक एक करके समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम आने वाले हैं जूल के ऊपर। किस पे आने वाले हैं, जूल के ऊपर आने वाले हैं। देखिएगा, आप जानते हैं वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, जल्दी, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, आप वर्क को 1 जूल का सिर्फ तभी कहेंगे, आप वर्क को 1 जूल का सिर्फ तभी कहेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब फोर्स काम करेगा 1 न्यूटन का, मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को मूव करवा दे 1 मीटर के डिस्टेंस से, तब जाकर के आप उस वर्क को कहेंगे 1 जूल का। आ गया होगा आपको समझ। दूसरी बात पे आते हैं अर्ग्स। आपको पता है कि अर्ग्स जो होती है ये होती है सीजीएस यूनिट, और जूल जो होती है वो होती है सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट, इसको प्यार से एमकेएस भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब बात कर रहे हैं अर्ग्स की, सीजीएस की। तो 1 वर्क, वही सेम वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग, वर्क को 1 अर्ग्स का हम तभी कह पाएंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, कितने का फोर्स है, कितने का फोर्स है, 1 डाइन का फोर्स है, जो कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय 1 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का हो रहा है, तब जाकर के उस वर्क को हम कहते हैं 1 अर्ग्स का वर्क। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला केस था अपना अर्ग्स वाला, वो यहां पे रिलेट कर लिया गया है।
उसके बाद तीसरा वाला क्या है आप समझते हैं, आपने देखा है अभी कि किलोग्राम मीटर जो होता है वो वर्क की ही ग्रेविटेशनल में एसआई यूनिट है। तो यहां पर भी सेम वही चीज लिख के रखी हुई है कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर when a force of 1 kgf, when a force of 1 kgf, 1 kgf कैसा फोर्स था आपको बताया था ना कि एक ऐसा फोर्स जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे काम करे और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दे 1 मीटर पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उससे हम कहते हैं 1 kgf। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स 1 किलोग्राम मीटर एक ऐसा वर्क होता है जो 1 kgf की फोर्स अप्लाई करने पे होता है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मीटर का हो जाएगा, तब जाकर के दैट वर्क इज कॉल्ड एज 1 किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो वर्क अगेन सेम चीज है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपने कितना अप्लाई करा है लिखा है वहां पे 1 kgf, तो फोर्स अप्लाई करेंगे 1 kgf का और तब जाकर के बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब जाकर के ये वर्क कहलाता है 1 किलोग्राम मीटर। क्लियर दैट? तो ये वाली बात हमने कर ली है किलोग्राम मीटर के लिए, और आखिरी जो बात हो रही है वो हो रही है ग्राम सेंटीमीटर वाली। ठीक है, ये कौन सी यूनिट थी बेटा, ये वर्क की ग्रेविटेशनल में सीजीएस है, क्लासिफिकेशन डन रखो, वर्क की ग्रेविटेशनल में सीजीएस यूनिट जो थी दैट वाज ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, वही लिख के रखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर, बेसिक फॉर्मूले से कभी भी हटना नहीं है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूं, ये वर्क का कॉन्सेप्ट जितना तरीके से तुम्हें क्लियर होगा ना उतना ही ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान रहने वाला है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा गया है जरा शब्दों पे जाया जाए, वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर, मतलब वर्क को मैं 1 ग्राम सेंटीमीटर तब कहूंगा, कब कहूंगा देख लेते हैं, तो वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर कब कहेंगे, जब फोर्स कितने का अप्लाई करे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 gf, एक ही gf है। ठीक है, एक ही ग्राम फोर्स है, तो 1 gf का जो फोर्स है जो जब कभी किसी बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दे, 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दे, तब जाकर के हम इसको कहते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये चारों के चारों क्लासिफिकेशन आपके सामने डेफिनेशंस के साथ करवा दिए, एक्सप्लेनेशन पहले ही करवा चुका था। तो आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, है ना, ये सारी की सारी चीजें अपन पहले भी पढ़ चुके थे आज वाले लेक्चर में, इसको एक बार सम अप कर दिया हमने वर्क के साथ। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है पूरा का पूरा डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उन यूनिट्स के बारे में जो हम अभी वाली क्लास में वैसे भी देख चुके थे, जैसे कि जूल क्या होती है, जूल वर्क की ही एब्सोल्यूट में एसआई यूनिट है। अर्ग्स क्या होती है, अर्ग्स वर्क की ही एब्सोल्यूट की सीजीएस यूनिट है। किलोग्राम मीटर क्या होता है, किलोग्राम मीटर वर्क का ग्रेविटेशनल का एसआई वाला पार्ट हो गया। ग्राम सेंटीमीटर क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर वर्क का ग्रेविटेशनल का सीजीएस वाला पार्ट हो गया। ये रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशंस के अलावा भी 2 रिलेशन और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि 1 न्यूटन जो होता है ना वो 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। डायन नहीं कहना है, डाइन्स कहना है। ठीक है, और एक और रिलेशन जो कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जिस्ट करता है, कभी कभी काम में आ सकता है, 1 gf। आप समझ गए होंगे, gf ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो होता है, अब जो लोग रिलेट कर जाएंगे वो रिलेट कर जाएंगे, 1 gf 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डायन्स। डायन नहीं बोलना है, डाइन बोलना है। तो 1 gf इक्वल टू क्या होता है, 980 डाइन्स के बराबर होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको याद होना चाहिए। इनके अलावा ये 2 भी दिमाग में जरा फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे रिलेशन बिटवीन यूनिट जिनकी हमसे बातचीत करनी जरूरी थी आपसे, तो ये हमने कर ली है। अब यहां पे पूरा समअप कर दिया गया है यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो यहां पे आपका जो पूरा कंटेंट था वर्क का इंट्रोडक्शन वाला वो खत्म हो चुका है। आपको बस तरीके से इसको रिवाइज करते हुए चलना है और लेक्चर्स आते रहेंगे लगातार, बस आपको बने रहना है। ठीक है, अब जरा एक बात पे गौर करिए, हमारे पास जो बाकी बैचेस, जो बाकी अवेलेबल कोर्सेज हैं वो सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, सीयूईटी है, एनटीएससी है, ओलंपियाड है, और भी बाकी मटेरियल्स के लिए, सोर्सेस के लिए अगर आप विजिट करें तो आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पर और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।